हेलो एवरीवन। अगर आप यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक आपको पता तो चल ही गया होगा कि पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है। जीएस के अभी तक जहां पर 30 क्वेश्चंस आने वाले थे, अब वो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये सेक्शन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सीरीज़ में हमारी कोशिश यही रहेगी कि मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे अचीव किया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है स्टोन एज। तो अभी तक जितना भी हमने बेसिक बायो में पढ़ रखा है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी स्पीशीज़ होती है तो सबसे पहले उसका एमर्जेंस होता है, फिर उसका एवोल्यूशन होता है, और एवोल्यूशन के बाद जब वो स्पीशीज़ स्टेबल हो जाती है तो वो अपना एक्सपेंशन करती है। तो ऐसा ही कुछ ह्यूमंस के भी केस में हुआ। ह्यूमंस ने क्या किया, सबसे पहले तो उनका इमरजेंस हुआ और उस इमरजेंस को हम प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल या स्टोन एज के अंडर में पढ़ लेते हैं। फिर उनकी सिविलाइजेशन का एवोल्यूशन हुआ, और जब हम सिविलाइजेशन टर्म सुनते हैं तो सबसे पहले जो हमारे मन में आता है वो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम अलग अलग साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके कुछ एक एक दो दो पॉइंट्स हैं जो उनके स्पेशल फीचर्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर हमारा वैदिक सभ्यता आ जाएगा। वैदिक सिविलाइजेशन में हम वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। फिर जब एक्सपेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे तो एक्सपेंशन में हम देखेंगे कि मगध का उत्थान कैसे हुआ, वहाँ पे अलग अलग वंश कौन से थे जो आए, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो पॉलिसीज़ थी वो क्या थी। तो इन सब के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन एक एक दो दो पॉइंट कोशिश करेंगे कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट में हो सकता है वो हम देखें। फिर अगर हम रोड मैप के बारे में बात करें कि कैसे चीज़ें रहने वाली हैं, तो सबसे पहले तो आज हम स्टोन एज करेंगे। स्टोन एज के बाद में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा वैदिक सिविलाइजेशन आ जाएगा। फिर हम बौद्ध और जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानेंगे। फिर मगध के उत्थान में हमारे पास हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, अलग अलग वंश आ जाएंगे। इनको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस हमें ये याद रखना है कि किस वंश का संस्थापक कौन था, और अगर कुछ एक स्पेशल इवेंट हुआ होगा तो उसके बारे में हमको याद रखना है। फिर मौर्यन डायनेस्टी के बारे में आ जाएगा। मौर्योत्तर काल, गुप्त वंश और गुप्तोत्तर काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इनके बारे में भी हम बहुत शॉर्ट में चीज़ें देखेंगे। और दक्षिण भारत के इतिहास के अगर बारे में हम बात करें तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है जिसको रिटेन करने की कोई ख़ास ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो अगर हम आज के टॉपिक के बारे में बात करें तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को 3 सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है, और 3 कैटेगरीज़ के अंडर में पढ़ा जा सकता है। पहला है प्री हिस्टोरिक, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक और तीसरा है हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में क्या है कि इसके कोई भी रिटन एविडेंसेस हमारे पास मौजूद ही नहीं है, और ये स्टोन एज कहलाता है। अगर हम प्रोटो हिस्टोरिक की बात करें तो इसके रिटन एविडेंसेस तो हैं हमारे पास में, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता है। कैसे कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो हमें वहाँ से कई सारे एविडेंसेस मिले। कुछ ऐसी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली जिनमें अलग अलग सिंबल्स बने हुए थे, जैसे सूरज बना हुआ है, पेड़ बना हुआ है, एक कुछ कीड़े बने हुए हैं, लेकिन वो लैंग्वेज क्या थी हम आज तक उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। और अगर हम हिस्टोरिक की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में रिटन एविडेंसेस भी मौजूद हैं, और जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे उनका भी हमारे पास में एविडेंसेस मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है वो वैदिक काल से शुरू होती है। तो अब अगर आगे की बात करें तो अब हम पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सिर्फ 15 पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं कि फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। इनको स्टोन एज का फादर भी कहा जाता है। ऐसे ही जो सोन संस्कृति है इसको सोन कल्चर कहा जाता है। इसके जो फादर हैं ये डीएन वाडिया हैं। अगर हम नर्मदा घाटी की बात करें तो हथनौरा एक जगह है, हथनौरा मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ से मानव खोपड़ी का पहला एविडेंस मिला है। मतलब ह्यूमन स्कल का जो पहला एविडेंस था वो हथनौरा से मिला था, जो कि नर्मदा घाटी में है। और इसकी खोज किसने करी थी? अरुण सोनकिया ने करी थी। महाराष्ट्र के निवासा से हमको पहला औजार प्राप्त हुआ था। और अगर हम होमोसेपियंस के उदय के बारे में बात करें तो मॉडर्न मैन के एविडेंसेस हमको 3 जगह से मिलते हैं। भीमबेटका जो कि एमपी में है, इनाम गांव महाराष्ट्र में है, और चोपानी मांडो
यूपी में है। तो हमको होमो सेपियंस के बारे में, जो मॉडर्न मैन है, उसके एविडेंसेस हमको 3 जगह से देखने को मिलते हैं। अब अगर हम स्टोन एज को भी डिवाइड करें तो हम 3 कैटेगरीज़ में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पेलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज। तो मध्य पाषाण काल जो है वो उसको मेसोलिथिक एज बोला जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने क्यों यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या होते हैं कि जो उपकरण आकार में छोटे होते हैं उनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। और इंडिया में सबसे पहले माइक्रोलिथ की खोज किसने करी थी? सीएल कार्लाइल ने करी थी 1867 में विंध्याचल रेंज में। अब भीमबेटका जो है वहाँ पे रायसेन में गुफाएं हैं और वहाँ से केव पेंटिंग्स मिली थी। और इन केव पेंटिंग्स को खोजा किसने था? बीएस वाकांकर ने 1958 में। अब अगर सराय नाहर की बात करें जो कि यूपी में है, तो यहाँ से मानव अस्थि पंजर मतलब ह्यूमन स्केलेटन का पहला जो एविडेंस था वो सराय नाहर यूपी से मिला था। और यहाँ पे एक और एविडेंस ये मिला था कि एक ही कब्र से 4 कंकाल मिले थे। अब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में एक जगह है, उसका नाम है बोरझोम। और बोरझोम में हमको क्या एविडेंस देखने को मिला था कि ह्यूमन के साथ में ही पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था। अब क्योंकि जम्मू में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, पहले सर्दी से बचने के लिए गड्ढा खोद लेते थे और गड्ढे में ही रहते थे। तो उसी को ही गर्तवास या पिट ड्वेलिंग बोला गया है। कोलडीहवा एक जगह है। कोलडीहवा ये कहाँ पे है? प्रयागराज के पास में है, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, कोलडीहवा प्रयागराज में है। और यहाँ से चावल का जो पहला एविडेंस था वो मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। और अगर कोई पूछ ले कि पहला मेटल कौन सा था जो मिला था, तो वो कॉपर मिला था, ठीक है। इतनी सी बात आप लोग याद रखेंगे। अब हम एक बात और ये भी कर लेते हैं कि चैल्कोलिथिक एज क्या होती है। चैल्कोलिथिक एज का मतलब है कि स्टोन प्लस मेटल। अभी तक हम देख रहे थे कि मेटल नहीं मिला था, लेकिन जब मेटल मिल गया तो वहाँ से उसको चैल्कोलिथिक एज बोल दिया गया। तो लार्जेस्ट जो साइट है चैल्कोलिथिक रूरल साइट है वो नवादा टोली है, नवदा टोली। और सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट साइट है वो दैमाबाद है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और जो सबसे लेटेस्ट कल्चर है वो जोरवे है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता हो तो उसके सजेशंस भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में मैं वो चीज़ें सुधार लूँ।